हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5 या 6 होगा, वो तो आपका काम है देखना। आज हमारी टॉपिक है बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो कुछ बच्चे हमारे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि ये तो 10th की टॉपिक है, तो यस आप सही हो, ये तो क्लास 10th की टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको बातें मज़ेदार मिलेंगी, जिसे मैंने बताया ना शुरू में ही कि ये सब पढ़ लोगे तो क्लास 10th का देख के बताओगे आंसर, कितना आंसर आएगा। तो बढ़िया से बिना वीडियो को आगे पीछे करे हुए हर एक टॉपिक को देखते हुए बढ़िया से चलना, और मैं गारंटी लेता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं आ सकती। बस गौर से बनाते रहो नोट्स, जहाँ पे मैं रुकता हूँ, जहाँ पे मैं कहता हूँ कि नोट करो, या जो लाइनें मैं अच्छी अच्छी बोलता हूँ आप ज़रूर उसको नोट करो, ठीक है ना, एक बॉक्स में। तो इसके पीछे हमने तमाम बातें देखी, रजिस्टर पढ़ा, रेजिस्टिविटी पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, पोटेंशियल पढ़ा, दुनिया भर की बातें पढ़ के यहाँ पर आए हैं। तो आज की टॉपिक है स्टूडेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है ना, यानी कि इसकी हिंदी होती है प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। तो हमारे कई ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो अभी प्रतिरोध का नाम नहीं सुने होंगे, जो प्रतिरोध जानते नहीं होंगे। तो प्रतिरोध यानी कि देखो ऐसे रजिस्टर है ना, इसका कुछ प्रतिरोध होगा, इन्हीं को कैसे जोड़ते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है ना, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ये रजिस्टर है, इसको कैसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ा जाता है, क्या क्लू निकलता है, क्या नहीं होता है, किसका यूज कहाँ पे करते हैं, सारी बातें हम जानेंगे। आपका बेस मजबूत तो होगा नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन आपने क्लास 10th में जरूर पढ़ा होगा कि प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, ठीक है ना। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। सारी बातें बढ़िया से देखते चलना, नोट्स बनाते बढ़िया से चलना, ठीक है ना। इसकी हिंदी होती है श्रेणी क्रम संयोजन। सीरीज कॉम्बिनेशन मीन्स क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है ना। अब बात आती है कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ये होता क्या है, क्वेश्चन बनाना कि श्रेणी क्रम संयोजन कैसे होता है, किस प्रकार इसको ऐड करते हैं, तो बताना है भाई। मान लो आपके पास 2-3 रजिस्टर हैं, मान लो आपके पास स्टूडेंट ये पहला रजिस्टर है, और ये वाला मान लो दूसरा रजिस्टर है, और ये वाला मान लो ये तीसरा रजिस्टर है, ठीक है ना। सभी रजिस्टर के 2 सिरे हैं, पहला सिरा दूसरा सिरा, पहला सिरा दूसरा सिरा, पहला सिरा दूसरा सिरा, है कि नहीं है। तो जो श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना, पहले वाले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से दूसरे का पहला ऐड करो, जोड़ दिया, फिर दूसरे के दूसरे सिरे से तीसरे का पहला, इस प्रकार तीसरे के दूसरे सिरे से चौथे का पहला, इसी प्रकार चौथे के दूसरे सिरे से पांचवें का पहला, इसी प्रकार पांचवें के दूसरे सिरे से छठे का पहला। इस प्रकार जब हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा, इसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन सीरीज, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको। मैंने क्या बोला, जब ऐसे लाइन से जुड़े रहेंगे ना, लाइन से ऐसे दूसरे के पहले से दूसरे, पहले के दूसरे से दूसरे का पहला, दूसरे के दूसरे से तीसरे का पहला, यानी कि हर एक के दूसरे से अगले वाले का पहला जब जुड़ा रहे, वास्तव में वायर है बच्चों, ये वायर है और कुछ नहीं है, ऐसे जोड़ा गया है, ऐसे ऐड करके जोड़ा गया है, ठीक है ना। चलो अब बात तो हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। मैंने कहा मान लो यहाँ पे मैंने 20 वोल्ट की बैटरी ऐड कर दी, जोड़ दी 20 वोल्ट की बैटरी। 20 वोल्ट की बैटरी मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का V है, ठीक है ना। और मैं बता दूं कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर कौन बहता है, करंट बहता है, और लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर कौन बहता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है। चलो मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 हो, इसका रेजिस्टेंस R2 हो, इसका रेजिस्टेंस R3 हो, ठीक है ना। सबका अपना अपना रेजिस्टेंस होगा, जोड़ा गया है। अब बैटरी को जोड़ा तो बैटरी से करंट निकला, करंट निकला, करंट निकला, करंट यहाँ भी गया, इस वाले
भी सेक्शन में करंट गया, आई होके गया, फिर पूरा आई बाहर आ गया, फिर यहाँ भी आई करंट आया, फिर पूरा होके गया, फिर यहाँ भी आई करंट आया। तो आप क्या देख रहे हो कि फिर यहाँ पे जितना करंट बैटरी ने अपना दिया था उतना इधर ले लिया, जितना करंट बैटरी ने दिया उतना अपना ले लिया, वो तो हर में होता है। लेकिन क्या देख रहे हो कि पहला टॉपिक में पहला कंक्लूजन निकालता हूं कि द करेंट इन ऑल रजिस्टर, द करेंट इन ऑल रजिस्टर आर इज सेम। तो आपको क्या मिला कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो करता है वो सभी रजिस्टर में क्या होता है, सेम होता है। आप देख सकते हो कि पहले वाले में आई करंट गया, पहले वाले क्या बैटरी से पूरी करंट आई निकली, पहले वाले में भी आई गया, पूरा निकल के दूसरे वाले में भी आई गया, पूरा निकल के तीसरे वाले में भी आई गया। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई, ठीक है ना, कि द करंट इन ऑल रजिस्टर इज सेम। अब चलो पोटेंशियल की बात कर लेते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप की बात करते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप ही कहते हैं। चलो दूसरा कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ पे कि यहाँ का बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहाँ भी कितना होगा, V होगा। जब तक बीच में कुछ आता नहीं है तब तक यहाँ भी क्या होगा, पोटेंशियल V होगा, और यहाँ का क्या होगा, 0 होगा। यानी कि V और 0 के बीच 3 लोग बैठे हुए हैं, V और 0 के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं, 3 लोग बैठे हुए हैं। कुछ पोटेंशियल A खाएंगे, कुछ पोटेंशियल A खाएंगे, कुछ पोटेंशियल A खाएंगे, तीनों बराबर, मतलब कि तीनों खाएंगे। अगर V मान लो 10 वोल्ट का बैटरी है तो 2 वोल्ट ही खाएंगे, 4 वोल्ट ही खाएंगे, लहजा बता रहा हूँ, 2 4 6 4 ही खाएंगे। यानी कि 10 वोल्ट निकला तो 10 वोल्ट तीनों को बंटना है, जिस हिसाब से रजिस्टर लगा होगा। तो चलो बात कर लेते हैं कि बट यहाँ पे लिखना पोटेंशियल इज नॉट सेम फॉर, पोटेंशियल ड्रॉप लिख लो, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल यानी कि यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का, फिर इसके लिए ये हवाला, इसके लिए ये हवाला, इसके लिए हवाला। पोटेंशियल ड्रॉप इज नॉट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट सेम फॉर ऑल रजिस्टर। ये तो बंट जा रहा है ना, ये कहाँ बराबर हुआ, ये बराबर हो सकता है। हम कहेंगे पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल, या तो विल भी लिख लो, पोटेंशियल ड्रॉप विल बी इक्वल फॉर ऑल रजिस्टर। केस क्या है, मतलब कि कंडीशन यही है, कंडीशन आपका यही है कि ऑल द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल रजिस्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल रजिस्टर आर सेम। अगर सभी का जो रेजिस्टेंस है ना बराबर हो गया, अगर सभी का रेजिस्टेंस बराबर है तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, बराबर, उतना वोल्ट सब लोग खाएंगे। अरे भाई जितना, मान लो 3 लोगों का पेट एक ही जैसे है, 2 किलो भोजन आ सकता है, तीनों का 2 ही किलो है मात्रा, तो कितना तीनों खाएंगे, 2 किलो ना खाएंगे। यानी कि वही बात है, इनका भी पेट R1 का है, इनका भी पेट उसी का है, जितना इनका है उतना इनका, उतना इनका है, तो बताओ कितना वोल्ट खाएंगे, जितना ये खाएंगे उतना तीनों बराबर खाएंगे, और क्या। लेकिन ये हमेशा होता नहीं है, वैसे एक केस बताया ना हमको कि जब बराबर होगा तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो बराबर नहीं होता। यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप इज नॉट सेम फॉर ऑल रजिस्टर, पोटेंशियल ड्रॉप सेम नहीं होगा। देखो पहले वाले का कितना होगा, पहले वाले का पोटेंशियल ड्रॉप V1 बराबर क्या होगा, करंट आई है, ये R1 हो गया। दूसरे वाले का कितना होगा, करंट आई है, रेजिस्टेंस R2 हो गया। सब V बराबर IR से चल रहा है। आपने पढ़ा है ना, डेल्टा V इक्वल टू IR होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई R। V3 बराबर क्या हो गया, IR3 हो गया। यानी कि इनका पोटेंशियल डिफरेंस IR1, इनका IR2, इनका IR3, तीनों लोग लग गए आराम से। अनुपात देख सकते हो, V1 अनुपाते V2 अनुपाते V3 बराबर, आई सब में है, कट जाएगा 1 अपान, अरे
अनुपात, हाँ 1 अपान कहाँ लगेगा, ये सीधे R1 अनुपात, क्योंकि ऐसे बनाओगे ना IR1 अनुपात IR2 अनुपात IR3, आई सब में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि V1 अनुपात V2 अनुपात V3 बराबर R1 अनुपात R2 अनुपात R3। ठीक है ना, क्योंकि करंट सब में सेम है, करंट सब में सेम है, तो हमने क्या पाया, V1 अनुपात V2 अनुपात V3 इक्वल टू R1 अनुपात R2 अनुपात R3। अभी इसके बारे में बात करते हैं, यहाँ तक हो गया समझ में, आप क्या गया ना। अब हम कहेंगे अगर इन तीनों को हटा के एक बना दिया जाए, यानी कि अब हम इक्विवेलेंट निकालने जा रहे हैं, तो इसको मिटाएं हम, आप इसको नोट कर लो, मिटा देते हैं। अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे इसमें, बढ़िया बढ़िया। तो देखो जरा, अगर मैंने कहा कि सबको हटा के एक बना दी हो, तो आपका हो जाएगा ये V वोल्ट की बैटरी, ये B वोल्ट की बैटरी, और ये तीनों को मिला दिया, तीनों को लिख दिया R इक्विवेलेंट, B वोल्ट की बैटरी R इक्विवेलेंट। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो क्या, अब I करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, तो V बराबर क्या हो जाएगा IRE, टोटल V क्या हो जाएगा IRE, और टोटल V किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है, क्योंकि यही V तीन लोगों में बटा है, यही V तीन लोगों में बटा है, तो V टोटल कितना है IR इक्विवेलेंट इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, I सब में कट जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जुटे होते हैं, ठीक है ना, उनका जो इक्विवेलेंट R होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, सबके अलग अलग योगफल के बराबर होता है। फार्मूला प्रूफ हो गया आपका, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट, नहीं ना। मैंने क्या बोला, श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट, यानी कि क्या, इसे हम बोलते हैं हिंदी में तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध जो होता है ना, सबके अलग अलग योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, सभी प्रतिरोधों के अलग अलग योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ तक अगर नोट कर लो तो आगे चला जाए, फार्मूला प्रूव हो गया बस। अब आगे थोड़ी बात कर लेते हैं, इनको मिटाएं, चलो देखो। अब अगर हम कहते हैं बच्चों, मान लो, हाँ आपने क्या पढ़ा है अभी कि V, देखो हम कहेंगे चूंकि धारा, सब श्रेणी क्रम की बात हो रही है, धारा सब में समान है, ठीक है ना, धारा सब में क्या है, समान है, तो हम क्या बोलेंगे कि अतः जो V बाई आर, चूंकि क्या पढ़े हो, V बराबर आई आर, यानी कि V बाई आर बराबर I, धारा सब में समान है, तो V बाई आर बराबर क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं हो जाएगा। धारा भाई चाहे कुछ, ये सब कुछ भी रहे, I हमेशा नियत है, I कांस्टेंट है, ये कुछ भी रहे श्रेणी क्रम में, I कांस्टेंट है, ये कुछ भी रहे, सब में I समान बह रहा है, सब में धारा समान है, तो हम कह सकते हैं जो V बाई आर होगा नियत होगा, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू R होगा। V प्रोपोर्शनल टू R से क्या निकलता है कंक्लूजन, कि R जितना ज़्यादा होगा, श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस का मान जितना होगा उतना ही ज़्यादा वोल्टेज का मान होगा। R बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, R बढ़ेगा तो क्या होगा, V बढ़ेगा। नोट कर लो कि श्रेणी क्रम में V प्रोपोर्शनल टू R होता है, होगा, कंक्लूजन निकाला, V प्रोपोर्शनल टू R आया, क्योंकि सब में धारा समान है, चाहे कुछ भी ये लोग रहे, धारा सब में समान पाएगी, तो V बाई आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू R, भी R पर डिपेंड कर रहा है। R जितना ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो नोट कर लो कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R का मान जितना ज़्यादा होगा, उसके सिरों का, मान लो इसका ज़्यादा है तो इसके सिरों के बीच का भी विभवांतर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, सिरों के बीच का विभवांतर। ये मान लो और ज़्यादा है तो इसका और ज़्यादा विभवांतर होगा, यानी कि जो ज़्यादा प्रतिरोध का होगा वह ज़्यादा वोल्टेज खाएगा। नोट कर लो, लिख लो, जो ज़्यादा प्रतिरोध का होगा वह है ज़्यादा वोल्टेज, मतलब कि वोल्टेज खाएगा।
श्रेणी क्रम की बात हो रही है, ठीक है ना। चलो हो गया ना, मिटाते हैं इनको। अब आगे बता दूं आपको मैं कि जैसा कि अभी भी आपने पढ़ा कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, एक मिनट, अभी आपने पढ़ा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि श्रेणी क्रम में, नोट कर लो, श्रेणी क्रम में R इक्विवेलेंट जो होता है यानी कि तुल्य जो होता है सभी प्रतिरोधों से बड़ा होता है। ये RE जो है ना R1 से भी बड़ा है, जो RE है वह बड़ा है R1 से भी, जो RE है इक्विवेलेंट वह R2 से भी बड़ा है, और जो RE है वह बड़ा है R3 से भी, ठीक है ना। मान लो बच्चों ये देख लो जरा, मैंने बोला कि ये मान लो 2 ओम का है, ये मान लो 3 ओम का या 4 ओम का है, तो श्रेणी क्रम में है ही दिख ही रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 ओम हो जाएगा। 9 ओम इनसे भी बड़ा है, इनसे भी बड़ा है, इनसे भी बड़ा है, ठीक है ना। तो ये बात अगर आपने नोट कर लिया अपने माइंड में तो आगे चला जाए। तो देखो जरा, चलो हो गया ना। किन्हीं 2 के लिए अगर मैं बात करूं, किन्हीं 2 के लिए मैं बात करूं तो यहां से क्या पा जाओगे, V1 बाई R1 इज इक्वल टू V2 बाई R2, V1 बाई R1 इज इक्वल टू V2 बाई R2 इज इक्वल टू V3 बाई R3, ठीक है ना। V1 बाई R1 इज इक्वल टू V2 बाई R2 इज इक्वल टू V3 बाई R3, यहाँ से पा सकते हो, ऐसे भी इनको कर सकते हो। इनको हटाओ, 3 की क्या बात करते, 2 की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा ए V1 बाई V2 बराबर R1 बाई R2। ये हो गया अगला कंक्लूजन हमारा, ठीक है। तो यहाँ तक अगर बात हो गई हो तो आगे चला जाए। मैंने क्या बोला, किन्हीं 2 के लिए, किन्हीं 2 के लिए, किन्हीं 2 के लिए क्या हो जाएगा, V1 बाई R1 इज इक्वल टू V2 बाई R2, V1 बाई R1 इज इक्वल टू V2 बाई R2 इज इक्वल टू V3 बाई R3 होगा। बट 2 के लिए मैं बात करूं तो V1 बाई R1 इज इक्वल टू V2 बाई R2 होगा, V2 इधर आ जाएगा, यानी कि V1 बाई V2 इज इक्वल टू R1 बाई R2, 2 के लिए, ठीक है ना। यानी कि सीधे आप जान रहे हो यार V प्रोपोर्शनल टू R, अभी पढ़ के आए हो ना, तो V1 बाई V2 इज इक्वल टू R1 बाई R2, खत्म बात। ये सब बातें तो हम पुराने तरीके से जानते हैं। अब पूछोगे सर श्रेणी क्रम का यूज कहाँ पे होता है, तो यूज जान लो आप। आपने दिवाली में झालर देखा होगा, झालर में जो लाइट लगी होती है ना वो लंबी सी, वहाँ पे, यानी कि आप कह सकते हो कि झालर में जो बल्ब लगे होते हैं वो श्रेणी क्रम में ही लगे होते हैं, ठीक है ना। दिवाली की झालर आपने देखा होगा, जो उसमें बल्ब लगे होते हैं वो श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन खत्म होता है। अब हम चलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आपको मैंने जो 3-4 बातें 5 बातें बताई हैं आप ज़रूर नोट करना, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है आगे, इसको मिटाते हैं। तो एक बार मैं और रिकैप कर दूं तो श्रेणी क्रम में जो करंट बहता है सब में सेम बहता है, विभवांतर सबका अलग अलग होता है, विभवांतर बराबर हो सकता है यदि रेजिस्टेंस बराबर हो, और अगर रेजिस्टेंस बराबर नहीं होगा तो विभवांतर बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो और मैंने क्या बोला कि श्रेणी क्रम में कौन बढ़ता है, विभव बढ़ता है। श्रेणी क्रम में कौन बढ़ता है, विभव बढ़ जाता है। जितना होगा तीनों लोग अपना हिसाब से बांट, जिनका जितना बड़ा पेट होगा उतना बांट लेंगे। अभी न्यूमेरिकल बेस से करते हैं, पहले देख लें पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या हाल चाल है। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन ओवर हो गया, अब हम चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पर, ठीक है ना। बढ़िया से देखना, इस पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनने वाले हैं जो कि काफ़ी हाई लेवल के होंगे, इसको बढ़िया से देखना। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, मैंने बोला मैंने फिर बाजार गया, वहाँ से रजिस्टर खरीद के ले आया, ठीक है ना। अब फिर उनको थोड़ा मॉडल में जोड़ते हैं ऐसे। पहला वाला रजिस्टर है, रजिस्टर तो वही है यार, तार थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया और कुछ नहीं। इनके 2 सिरे हैं, पहला सिरा दूसरा सिरा, ठीक है ना। और दूसरा वाला मैंने कहा कि इनको यहाँ से ऐसे ऐड कर दो, लो दूसरा सिरा हो गया। तीसरे वाले को उठाया, उनको भी ऐसे ऐड कर दिया। तो आप क्या देख पा रहे हो, आप ये देख पा रहे हो कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है रजिस्टर का वह सभी पहले सिरे एक पॉइंट पर ऐड कर दिए गए हैं, और सभी जो दूसरे सिरे हैं ना दूसरे पॉइंट पर ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है ना।
वास्तव में वायर है, वास्तव में अभी वायर ही समझो आप, वायर 3 टुकड़ा वायर कर लिया, तीनों को लाके ऐसे ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो अब क्या देखने को मिला, अब देखते हैं। मान लो ये R1 रेजिस्टेंस का हो, या मान लो ये R2 रेजिस्टेंस का हो, या मान लो R3 रेजिस्टेंस का हो, ठीक है ना। अब इनके सिरों के क्रॉस मैंने एक बैटरी ऐड करी। लो, एक 20 वोल्ट की बैटरी या सेल, 20 वोल्ट की बैटरी अगर मैं बोलूं तो आप समझते हो ना, यहाँ का पोटेंशियल V होगा, यहाँ का 0 होगा, यानी कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ओनली पोटेंशियल डिफाइन नहीं होती, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस ना रहे तो करंट फ्लो करेगा? कभी नहीं करेगा। मान लो यहाँ का पोटेंशियल V, यहाँ का पोटेंशियल V, तो करंट फ्लो करेगा? करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अब समझो जरा, यहाँ से जब 20 वोल्ट की मैंने बैटरी या सेल ऐड करा तो I करंट बना। लो, I करंट बना, I करंट यहाँ से बना। अब यहाँ पे इनके पास 3 पार्ट हैं, अब ये बंट गया, I हमारा क्या हो गया, बंट गया, I1, I2, I3। अरे भाई मान लो 10 एम्पियर का धारा यहाँ से बना हो तो यहाँ पे 3 लोग हैं ना, तीनों को देना है। अब की बार क्या हो रहा है, अब की बार नोट में लिखना, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर सारे पीछे के लेक्चर यहाँ से देखते आए हो तो आपको कहीं से भी कोई संदेह हो ही नहीं सकता। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द मतलब कि करंट इज डिवाइडेड इन ऑल रजिस्टर, यानी कि करंट क्या होता है, सभी रजिस्टर में डिवाइड हो जाता है। यानी कि टोटल करंट I चला था वो I1 प्लस I2 प्लस I3 में बंट गया। पिछले वाले सीरीज में क्या था, करंट सेम था, पोटेंशियल बंट रहा था। चलो आ जाओ पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ए यहाँ से लिखो। दूसरा, अब देखो जरा पोटेंशियल, यहाँ से V V V V V, यहाँ पे कितना बनेगा, V बनेगा। जब तक बीच में कोई लोग आएंगे नहीं तब तक पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, लगातार वही बनता चला गया। यहाँ का पोटेंशियल V हो गया 0 0 0 0 0, यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, 0 हो गया। और हाँ, करंट पे और बात कर लें तो तीनों मिलके फिर यहाँ पे I आएंगे, जितना बैटरी ने करंट निकाला था उतना फिर से ले लिया अपना। बैटरी जितना करंट निकालती है उतना अपने पास ले भी लेती है, ठीक है ना। करंट निकालने का मतलब क्या, बैटरी इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं करती, बैटरी इलेक्ट्रॉन को केवल मूव कराती है। बैटरी इलेक्ट्रॉन को केवल मूव कराती है अपने एनर्जी से, बस एनर्जी खत्म तो क्या, करंट खत्म। अब ये मत सोचना कि बैटरी करंट पैदा करती है ना, बैटरी केवल इलेक्ट्रॉन को मूव करा सकती है, इलेक्ट्रॉन ला नहीं सकती कहीं से। तो यहाँ पे देख सकते हो दूसरा वाला, आप क्या देख रहे हो कि इस वाले रजिस्टर के जो सिरों के बीच का विभवांतर है V0, इस वाले रजिस्टर के भी सिरों के बीच का विभवांतर V0 यानी कि V ही आएगा। इस वाले रजिस्टर के भी V0 यानी कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल पोटेंशियल इज सेम फॉर, पोटेंशियल ड्रॉप बोला जाए और अच्छा लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप इज सेम फॉर ऑल रजिस्टर्स। तो ये बातें आप नोट कर लो कि मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना एक क्रॉस लाइन्स, वो क्या होता है, सब में बराबर होता है। ये हो गया। तीसरी बात मैं आपको बता दूं तो आप कह सकते हो, आपने पढ़ा है V बराबर IR। अब की बार क्या है, देखो जरा, I बराबर क्या हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा I1 अनुपाते I2 अनुपाते I3। I1 का मतलब कितना, V अपान R1, V तो वही रहेगा, R1 आ गया बटे R1। I2 का मान कितना, पोटेंशियल वही रहेगा, AR2 हो जाएगा। I3 की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस वही है, AR3 हो जाएगा। यानी कि I1 is to I2 is to I3 इज इक्वल टू V बाई R1 is to V बाई R2 is to V बाई R3। V सेम है, कैंसिल हो जाएगा। I1 is to I2 is to I3 इज इक्वल टू 1 बाई R1 is to 1 बाई R2 is to 1 बाई R3। लो ऐसे नोट कर लो। अब की बार क्या देख रहे हो, चूंकि V इज सेम, चूंकि पोटेंशियल ड्रॉप इज सेम
फॉर ऑल रजिस्टर, क्योंकि सभी रजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है बेटा, सेम हो रहा है। तो आप क्या पढ़े हो, V बराबर आई आर से क्या हो जाएगा, आई आर बराबर नियत हो जाएगा, आई आर क्या हो जाएगा अब की बार, नियत हो जाएगा। यानी कि आई इज इक्वल टू नियत अपान, यानी कि आई प्रोपोर्शनल टू 1/r। लो अब ये टॉपिक आपके पास आ गया, कंक्लूजन निकल रहा है, अब निष्कर्ष निकाल रहे हैं हम लोग। अब हमने कहा चूंकि V सेम फॉर ऑल रजिस्टर, ये चाहे कुछ भी हो, ये चाहे कुछ भी हो, आई यहाँ पे कुछ भी जाए, लेकिन जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ का होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ का होगा, वही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ का होगा, हर बात, चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना। सो मैंने बोला आई प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन आप निकालोगे, यहाँ से बात यह निकलती है कि R जितना ज़्यादा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, R जितना ज़्यादा होगा उस वाले ब्रांच में I का मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना। देखो मैं फिर से रिकैप करता हूं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द करंट इज डिवाइडेड इन ऑल रजिस्टर्स एंड पोटेंशियल ड्रॉप इज सेम फॉर ऑल रजिस्टर्स। आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि आई जो करंट था वो बंट गया, तीन लोग थे, तीन लोगों में बंट गया। आपने देखा I1 इज टू I2 इज टू I3 इज इक्वल टू 1/R1 इज टू 1/R2 इज टू 1/R3। मैंने बोला V इज सेम फॉर ऑल रजिस्टर्स, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हर रजिस्टर के लिए सेम है, तो दैट टाइम आपने देखा V इक्वल टू IR से IR इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कुछ भी रहे लोग कांस्टेंट आएगा, यानी कि I प्रोपोर्शनल टू 1/r आ गया। यानी कि R यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि जिस ब्रांच का प्रतिरोध ज्यादा होगा, नोट करो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिस प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा, जिस प्रतिरोध का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, उस ब्रांच में धारा उतनी ही क्या होगी, कम होगी। उतनी, जितना ज्यादा प्रतिरोध लेके बैठे होंगे उतना ही कम करंट पाएंगे वो। ठीक है ना। तो ये बात आपने नोट कर लिया। अब चलो आपको अगला दिखाता हूं, इसमें कंक्लूजन क्या निकलता है। अब इसको नोट कर लिया ना, इसको मिटाते हैं फिर। चलो क्योंकि अभी अभी आपने देखा I1 इज टू I2 इज टू I3 इज इक्वल टू 1/R1 इज टू 1/R2 इज टू 1/R3, कि दो के लिए फिर काम करो तो I1 बटे 1/R1 इज इक्वल टू I2 बटे 1/R2। इनका आंसर पूरा है, इनका आंसर पूरा करना है, यानी कि I1 R1 बराबर I2 R2, यानी कि I1 बटे I2 बराबर R2 बटे R1। आप वैसे भी जानते थे I प्रोपोर्शनल टू 1/R, तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे I1 अपान I2 इज इक्वल टू 1/R1 अपान 1/R2। ये हो जाएगा I1 बाई I2 इज इक्वल टू R2 अपान R1। ठीक है ना। ये बात नोट कर लो आप। इसके आगे चला जाए, इसके आगे मैं बताऊं तो देखो जरा, जैसे अभी अभी आपने देखा, हाँ अभी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है ना। अभी हमने फार्मूले को प्रूव नहीं करा है, फार्मूले पर आते हैं। मान लो तीनों को जोड़ दिया, तीनों को मान लो क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब तीनों को जोड़ के मैंने ऐसे बनाया कोई, अब मान लो ये R इक्विवेलेंट है, ए बी वोल्ट की बैटरी है, ए बी वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कराई तो I करंट फ्लो करा, तो I इक्वल टू क्या हो गया टोटल के लिए V अपान R इक्विवेलेंट हो गया ना। I टोटल कितना हो गया, V अपान R इक्विवेलेंट, और I1 का मान V अपान R1। ध्यान देना, चूंकि टोटल I यही है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब मैंने कहा कि तीनों जो आपके पास रेजिस्टेंस है ना उनको ऐड करके एक बना दो, एक बना दिया, मान लिया इसका जो तुल्य प्रतिरोध है RE है, RE का मतलब R इक्विवेलेंट। तो
तो यानी कि करंट कितना हो गया टोटल V अपान आर इक्विवेलेंट, इस वाले ब्रांच में करंट V अपान R1, इस वाले ब्रांच में करंट V अपान R2, इस वाले ब्रांच में करंट V अपान R3, दोनों और V कॉमन है तो आप पाओगे 1 अपान आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये पा गए ना। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि समांतर क्रम संयोजन में या पार्श्व बोलते हैं, पार्श्व बोलते हैं, पार्श्व भी बोलते हैं, समांतर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट सबसे कम होता है, आर इक्विवेलेंट कम होता है R1 से भी, आर इक्विवेलेंट कम होता है R2 से भी, आर इक्विवेलेंट कम होता है R3 से भी, सबसे कम होता है। कहो तो छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाऊं, इसको मिटाते हैं। देखो जरा, मान चार्लो ए है, थोड़ा अच्छा बनाते हैं, ए ऐसे मान लो ये 4 ओम का है, ये मान लो 3 ओम का, 4 इसको 6 मान लो, तो ये हो जाएगा 1 अपान आर इक्विवेलेंट 1 बाई R1 का मान 4, 1 बाई R2 मतलब कि 6, यानी कि आर इक्विवेलेंट 6 4 10 24, 10/24 यानी कि 2.4 ओम आया। आर इक्विवेलेंट का मान कितना आया? 2.4 ओम आया। इनसे भी कम है, इनसे भी कम है, तो आप क्या बोलोगे? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आर इक्विवेलेंट इज लेस, आर इक्विवेलेंट इज लेस फॉर ऑल रेजिस्टेंस, सभी रेजिस्टेंस से क्या होता है? कम होता है। ठीक है ना। यहाँ तक अगर बातें नोट कर ली हो तो ख़त्म हो गया, ये अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन भी ख़त्म हो गया। अब आपको मैं इसका यूज बता दूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आप समझ सकते हो कि आपके घरों की जो वायरिंग होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में की जाती है। आपके घरों की वायरिंग जो होती है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में की जाती है। आप कैसे करते हो? एक फ़ैन चला लेते हो, एक फ़ैन नहीं चलाते हो, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ही काम कराता है वहाँ पे। ठीक है ना। अगर मान लो सीरीज़ में होता, अगर मान लो सपोज करो आपकी घर की वायरिंग सीरीज में हुई होती ऐसे, अगर ये सीरीज में हुई होती तो मान लो इस वाले फैन को हम करंट देना बंद करते तो सब बंद हो जाता, नहीं, लेकिन हमारे घर की वायरिंग तो पैरेलल में है, हम चाहते हैं इसको बंद करते हैं, हम चाहते हैं इसको चालू करते हैं, लेकिन अगर सीरीज में होती तो सब खत्म हो जाते हैं, कोई नहीं चलता तब। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ नियम भी हैं। ठीक है ना। अभी एक बात और बता दूं आपको नोट में, फॉर 2 रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर 2 रजिस्टर्स, यानी कि 2 रजिस्टर के लिए R1 बाई, देखो R इक्विवेलेंट अपान 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, यानी कि R इक्विवेलेंट बराबर पाओगे आप R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। 2 के लिए यही करना आप। ठीक है ना। कैसे आया? यहाँ से देखो 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करा R1 प्लस R2 अपान ये हो जाएगा R1 इंटू R2, दोनों पक्षों को उल्टा कर दिया तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। फॉर 2 रजिस्टर यही होगा R इक्विवेलेंट। ठीक है। और मान लो बच्चों एक बात मैं आपको और बता दूं, तो मान लो कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑल रजिस्टर्स आर सेम, द रेजिस्टेंस ऑफ, ऐसे लिखो, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल रजिस्टर आर सेम, अगर सभी सेम हैं, ठीक है ना, तब आर इक्विवेलेंट क्या होगा? R बाई N। ठीक है ना। एक का प्रतिरोध बटे मतलब कि कितने रजिस्टर लगे हुए हैं। जैसे मान लो कोई रजिस्टर है, ये मान लो रजिस्टर है, ये मान लो 4 ओम का है, ये भी 4 ओम का है। ठीक है ना। तो मैंने बोला R इक्विवेलेंट बताओ, तो आपने बोला R इक्विवेलेंट 2 के लिए हमने बढ़िया सा पढ़ा है 4 मल्टीप्लाई बाई 4 अपान 4 प्लस 4 16 बाई 8 अपान 2 ओम हो गया ना। कितना आ गया? 2 ओम आ गया। यानी कि मैं ऐसे ही बोल सकता था कि 4 एक का उठा लो बटे कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, इक्विवेलेंट 2 ओम ही आएगा। तो यदि आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में n रजिस्टर हैं और सभी का रेजिस्टेंस सेम है तो R इक्विवेलेंट कोई एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस उठा लो बटे जितने लोग हैं। और श्रेणी क्रम में अगर यही बात आ जाए तो श्रेणी क्रम में तो देखो जरा, यह भी मान लो R, यह भी R, यह भी R,
तो कितना हो जाएगा 3R। श्रेणी क्रम की बात करें तो R इक्विवेलेंट सेम के लिए क्या हो जाएगा N गुणे R, N गुणे R, एक कार गुणे जितने लोग हैं, R प्लस R 3R आएगा, या फिर ऐसे कर लो N यानी कि 3 लोग हैं और गुणे R 3R वैसे भी आएगा। तो ये होता है शॉर्ट ट्रिक अपना। तो इस प्रकार सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के फार्मूले प्रूव होते हैं और सारे कंक्लूजन हमने सीख लिए। अब हम आपको बताएंगे लेंथ का लॉ, लेंथ लॉ और एक एरिया लॉ है जो कि सीरीज और पैरेलल पे काम करता है। लंबाई का नियम कहते हैं उसको हिंदी में, और एक क्षेत्रफल का नियम है। लंबाई का नियम श्रेणी क्रम पे काम करता है और क्षेत्रफल का नियम कहाँ पे काम करता है, समांतर क्रम पे काम करता है। तो आप इसको नोट कर लो, इसको मिटा के चलते हैं उसी पर। अब इसको मिटाते हैं तो देखते हैं स्टूडेंट, लंबाई का नियम। उपरोक्त दोस्तों आपने इस फार्मूले पढ़े हैं, उनके बेस पर ये सब, क्योंकि इसका यूज हमको कहीं करना नहीं है लेकिन आपको जानना जरूरी है लंबाई का नियम, ठीक है ना। तो हम ये मान सकते हैं स्टूडेंट कि जो श्रेणी क्रम में रजिस्टेंस लगे हुए हैं ना, जो श्रेणी क्रम में रजिस्टर्स लगे हुए हैं, मान लो कि एकांक लंबाई के L रजिस्टर यहाँ पे हैं, एकांक लंबाई के अगर L रजिस्टर हैं, यहाँ पे क्या मैंने माना, लेट माना कि श्रेणी क्रम में एकांक लंबाई के L रजिस्टर लगे हुए हैं तथा प्रत्येक का रेजिस्टेंस R डैश है, ठीक है ना, R डैश। तो आप क्या पाओगे, R इक्वल टू R डैश प्लस R डैश प्लस R डैश। कितने लोग हैं, L चालक है ना, L मतलब कि एकांक लंबाई के L चालक हैं, तो कितनी बार जाएगा, L बार। तो आप क्या देख रहे हो, R इज इक्वल टू, अब चूंकि मान लो 2 धन 2 4 बार, यानी कि 2 गुणे 4 5 बार होता, तो 2 गुणे 5। इसी प्रकार अगर L बार है तो L गुणे R डैश, और ये R डैश सबके लिए कांस्टेंट है, R डैश सबका बराबर है ना, तो हम क्या बोलेंगे, R प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है ना। श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू L। लंबाई जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा पाओगे, और वो उतना ही ज़्यादा होगा। फील कर सकते, बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा तो थकान तो होगी। R प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो लंबाई का नियम कहाँ पे काम करता है, श्रेणी क्रम में काम करता है, यही लंबाई का नियम है, ठीक है ना, श्रेणी क्रम के लिए। चलो अब आते हैं समांतर क्रम पे आते हैं, उसे बोलते हैं क्षेत्रफल का नियम। समांतर क्रम पे क्या लगता है, क्षेत्रफल का नियम। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि क्षेत्रफल का नियम क्या होता है, तो आप बोलोगे वही कि मान लो ऐसे ए रजिस्टर हैं समांतर क्रम में लगने के लिए, ए मान लो ऐसे हैं, ठीक है ना। मैंने बोला फिर माना समांतर क्रम संयोजन में एकांक क्षेत्रफल ए वाले, मैंने क्या बोला कि माना समांतर क्रम संयोजन में एकांक क्षेत्रफल ए वाले ए चालकों से संयोजन बना हुआ है। तो आपने क्या पढ़ा है, 1/R1 इज इक्वल, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस डॉट डॉट कितनी बार गया है, ए बार गया है। तो 1/R इक्विवेलेंट ए गुणे, और सबका यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मान लो सबका R1 ही है, सबका रेजिस्टेंस बराबर मान लो, ठीक है। तो ए हो जाएगा ए गुणे 1/R1 या R डैश कह सकते हो,
यानी कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 बाई एरिया, यानी कि R1 तो सबके लिए कांस्टेंट है, वो तो बदलने वाला है नहीं क्योंकि मैंने मान लिया, एक स्पेशल केस की तरह है, एक केस की तरह। तो मैंने बोला ना इसका यूज हमको कहीं पे नहीं करना, इसका यूज हमको कहीं नहीं करना बच्चों। मैं खाली आपको बताया कि क्षेत्रफल का नियम कहाँ पे काम करता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में काम करता है। मैंने बोला अगर मेरे पास समांतर क्रम में जो भी रजिस्टर हैं उनमें मैंने ए चालक लगाए हैं एकांक एरिया वाले, एकांक क्षेत्रफल वाले ए चालक से बना हुआ है, तो आप क्या बोले R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और चूंकि मैंने अभी बोला कि सबका रेजिस्टेंस क्या है, बराबर है, तो 1/R1 प्लस 1/R1 यानी कि ए बार है तो ए गुणे 1/R1, दोनों पक्षों को उल्टा करने पर R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 बाई ए, यानी कि जो R इक्विवेलेंट है ना प्रोपोर्शनल टू R कांस्टेंट हो गया। R तो कांस्टेंट हमको मिल गया क्योंकि यह सेम है सबके लिए, और यहाँ पे हो गया एरिया, यानी कि एरिया जितना ज़्यादा होगा R इक्विवेलेंट उतना ही क्या होगा, कम होगा। समांतर क्रम संयोजन में एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, हमारा कम होगा। और श्रेणी क्रम में लंबाई इतनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ए है हमारा ए वाला खाली, यही बस। ए हमारा होता है क्षेत्रफल का नियम फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, और R इक्विवेलेंट प्रोपोर्शनल टू L, ए हमारा लेंथ का नियम फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट इस वीडियो में इतना, फिर आपसे मिलेंगे इससे बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल के साथ 8-10 1-1.5 घंटे की वीडियो में। उसमें हम बहुत अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे जो कि बोर्ड के लिए भी अप्लाई होंगे और आगे बड़े बड़े कॉम्पिटिशन के लिए अप्लाई होंगे। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को आज समझ गए हो, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ अच्छे न्यूमेरिकल के साथ, जहाँ तक आप नहीं पहुँच पाए अभी तक, लेकिन आप बस जल्दी आप वहाँ तक पहुँच जाओगे जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो या उससे आगे निकल जाओगे। तो तब तक के लिए आप हंसते रहो, पढ़ते रहो, फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।